नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवतार आईएएस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे असफलताओं के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने एक बहुत ही विवादित शासक या सुल्तान के रूप में पेश किया है इतिहास में, जबकि देखा जाए वास्तविक रूप से तो मोहम्मद बिन तुगलक के बराबर किसी का साम्राज्य नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अधिराजत्व की अवधारणा को छोड़कर प्रत्यक्ष राज्य की स्थापना की थी दक्षिण में। देखो, दक्षिण तक राज्यों की जो पहुंच रही थी अलाउद्दीन खिलजी की भी रही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा था इस क्षेत्र में, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण में प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम जौना खां था, गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो गई थी उस लकड़ी के मकान में दब के, तो उसका ये पुत्र था जौना खां। ये जौना खां जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। 1325 से 1351 तक जो है ना इसने शासन किया है। और राजमुंदरी अभिलेख से जो है ना, जो हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में खान ए जहां यानी विश्व का खान की उपाधि दी गई या विश्व का खान कहा गया। सभी सुल्तानों में सबसे योग्य सुल्तान माना जाता है। अब तक के जब तक जितना भी नजरिया पढ़ा है, सभी सुल्तानों में योग्य सुल्तान था, विद्वान था, अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था, खगोल शास्त्र में इसकी पहुंच थी, दर्शन शास्त्र, गणित और चिकित्सा विज्ञान और तर्क शास्त्र में इसे महारत हासिल थी। यानी इतने क्षेत्रकों में ये पारंगत था, और इतने क्षेत्रकों में पारंगत होने के बावजूद भी समकालीन इतिहासकारों ने इसे इस नजरिए से प्रस्तुत किया है इतिहास में कि ये सन की था। इसकी जितनी भी योजनाएं थी सारी योजनाएं फेल हो गई, और मतलब यहाँ तक कि कह दिया कि दिल्ली की जनता को इसको दिल्ली की जनता से जो है ना छुटकारा मिल गया था इसकी मृत्यु पे। तो आप समझ सकते हैं वास्तव में देखा जाए तो देखो, ये कॉमन सी बात होती है। इतिहास का एक नज़रिया होता है, कुछ प्राकृतिक सिद्धांत होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, जिसकी चोंच हमेशा बंद रहती है, जो बहुत कम बोलता है, लेकिन वो करके बहुत कुछ दिखाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो सभी क्षेत्रों की नॉलेज रखता है, हर क्षेत्र की नॉलेज रखता है, वो हर क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपने देखा, वो हमेशा रोड छापी रहता है। रोड छापी रहता है इसका मतलब होता है कि वो किसी एक नज़रिए से, एक धुरी पे, एक रास्ते पे वो चलना पसंद नहीं करता है, कई रास्तों को अपनाता है। इसलिए वो उसका जो स्तर है, वो स्तर बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा हो सकता है, वो नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, जो सामाजिक स्तर है उसका या जो उसका आर्थिक स्तर है वो बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता है, वो सड़क छाप ही पूरी जिंदगी बिता देता है। सुकरात को आप देख रहे हैं, सुकरात को बहुत बड़ा नॉलेज था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, हर क्षेत्र की जानकारी थी, सोशल की जानकारी थी, पॉलिटी की जानकारी थी, लेकिन सुकरात ने जो पूरा जीवन जो है ना वो भिखारियों की तरह बिता दिया है। आप इस नज़रिए से देखने की कोशिश करो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जितना बुद्धिशाली था, जितना नॉलेज वाला व्यक्ति था, जितना बड़ा साम्राज्य था, इतिहासकारों ने इसके विपरीत ही उसको कहा है। यहाँ पे हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो किस प्रकार से जो है ना गद्दी पर बैठने के बाद जो है ना किस किस राइटर ने उसे कोड किया था। तो देखो, इसकी जो सनक भरी योजनाओं के बारे में जो कहा है वो बर्नी ने कहा है, सरहिंदी ने भी बोला है, बदायूनी ने बोला है, फरिश्ता ने भी बोला है, इब्न बतूता ने भी बहुत कुछ लिखा है। और यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने दिल खोल के बुराई की है मोहम्मद बिन तुगलक की। गद्दी पे बैठने के बाद इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो मतलब एक सनक भरा कार्य हो। देखो, गद्दी पे बैठने के बाद जो है ना इसने मतलब बहुत सारी पद प्रदान किए, अमीरों को एक प्रॉपर सत्ता दी, उन्हें गवर्नर बनाए, उन्हें जो है उपाधियाँ दी। तो ये तो सुल्तानों का एक प्रॉपर क्रम होता था। तो यहाँ इतिहासकारों ने कहा है कि इसने दिल खोल के उपाधियाँ बांट दी। अरे दिल खोल के क्या, उपाधियाँ तो बांटी जाती थी, पद तो दिए जाते थे, एकताएँ तो दी जाती थी भाई, एकताएँ उसने दी। और प्रत्येक सुल्तान अपने हितैषी को, जो उसके समर्थक होते थे, उसको एकताएँ देता था। तो उसी प्रकार से जो है ना एकताएँ इसने प्रदान की थी। जैसे मलिक काबुल को इमाद उल मुल्क की इसने उपाधि दी थी और जो है ना वजीर बनाया था। जैसे मलिक अयाज को जो है ना ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी और सहना इमारत का पद दिया था। ऐसे बहुत सारे जो है ना इसने अपने अधिकारी अपॉइंट किए थे, तो सभी सुल्तान अपॉइंट करते थे। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि इसके समय में जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था, देखो
ये इस हिसाब से देखा जाए कि राज्य का जब बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है किसी सुल्तान के, तो उसे एक नजरिए रखना पड़ता है, उसे एक धर्म को आधार नहीं बनाना पड़ता है, उसे एक कम्युनिटी को आधार नहीं बनाना पड़ता है। जब सम्राट का या जब सुल्तान का बहुत बड़ा दायरा हो जाता है तो एक समान नजरिया रखना पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही किया है। उसने जो है ना योग्यता के आधार पर पदों को पद प्रदान किए हैं। जो व्यक्ति जिसके योग्य था उसने उसी को आधार बना के ना लोगों को पद दिए हैं। और इसने धर्म और नस्ल का कोई भेद नहीं रखा है, यानी धर्म और नस्ल को उसने किनारा करके और जो है ना यहाँ पर पद प्रदान किए। भारतीय लोगों को भी जो है ना, अब तक जो भारतीय मुसलमानों को ही पद दिए जाते थे, इसने भारतीय लोगों को भी अपने प्रशासन में शामिल किया है। ये पहला सुल्तान था जिसने भारतीय लोगों को, हिंदुओं को जो है ना प्रशासन में शामिल किया था। इसका जो है ना देखो, सर्वाधिक विस्तार जब किसी का होता है तो सर्वाधिक विद्रोह भी होता है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के कोई व्यक्ति जो है ना बंगाल और दक्षिण भारत में नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। ये तो हम आज भी जानते हैं। इस नज़रिए से जो है ना कहते हैं कि सर्वाधिक विस्तार इसका था तो सर्वाधिक विद्रोह भी इसके समय हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है विद्रोह होने की संभावना है। क्योंकि एक व्यक्ति बैठ के जो है ना दूरस्थ क्षेत्रों में, और जब कम्युनिकेशन नहीं था, जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो इतने बड़े क्षेत्रों में वो नियंत्रण कैसे कर सकता है। तो इसके हम विद्रोह भी बहुत सारे हुए हैं। इसकी जो योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो देखो, इसकी योजनाएं गलत नहीं थी, इसकी योजना बहुत शार्प थी, बहुत बेहतरीन योजनाएं थी। एक कल्पना कीजिए, उस जमाने में कोई व्यक्ति कैसे कैश क्रॉप्स के बारे में सोच सकता है, कैसे जो है ना वो सब्सिडी के बारे में किसानों को सोच सकता है, कैसे किसानों को ऋण देने के बारे में सोच सकता है। भारत सरकारें आज तक किसानों को प्रॉपर ऋण नहीं दे पाई हैं। उस जमाने में उसने किसानों को एडवांस पे कर दिया था कैश क्रॉप्स के लिए, नकदी फसलों के लिए, उनका अलग से रजिस्टर तैयार करवाया था, उनके ऋण का वहाँ पे हिसाब किताब लिखा गया था। क्या ये छोटी मोटी बात थी? ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, कुछ तो समस्याएं होती, कुछ उसकी बदकिस्मती भी हो सकती है, पता नहीं, उसका ब्रेन पे तो मुझे कोई शक नहीं है। यहाँ पे उसने दुआब में कर वृद्धि कर दी, दुआब में कर वृद्धि कर दी। देखो, दुआब में कर वृद्धि करना, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक के समय, देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी सुल्तान ने भू राजस्व के भाग को 1/10 या 1/12 कर दिया हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कम कर दिया था उसने, कितना कम कर वसूला था। आप ये कल्पना भी तो कर सकते हैं, अगर इतना कम कर वसूला था तो स्वाभाविक सी बात है कि राज खजाना खाली पड़ गया होगा, राज खजाने में पैसे नहीं रहेंगे। अब राज खजाने में पैसे नहीं है तो कर की राशि तो बढ़ाना पड़ेगी। अब जिस व्यक्ति को 1/10 या 1/12 भाग कर देना पड़ता था, अचानक उससे कहा जाए 1/2 या 1/3 भी कह देते। हालांकि इसने 1/2 भाग, कुल उत्पादन का 1/2 भाग कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन अगर 1/3 भी कर देता तब भी किसान विद्रोह कर देते। क्यों? क्योंकि जो किसान 1/10 भाग दे रहा था पिछले सुल्तान के समय, और अचानक जो है ना ये आ जाए 1/3 भी कर देता, तब भी तो विद्रोह करते, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ गई थी 1/10 या 1/12 देने की। तो ये तो उसके साथ प्रॉब्लम कहाँ थी, ये तो परिस्थितियां प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो दुआब में इसने कर की वृद्धि कर दी, 1/2 भाग जो है ना इसने जो है ना कर वसूल किया उत्पादन का। यहाँ पर जो है ना किसानों ने विद्रोह कर दिया था, इस कर वृद्धि पे जो 50% कर लगाया था, इस पर विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के कारण अलग थे। अब इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1/2 भाग लिया, नहीं 50% लिया, उसके समय विद्रोह नहीं हुए। लेकिन जो है ना यहाँ पे जो है ना आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना 50% कर लिया, तो इसके समय विद्रोह हुआ। तो उसके कारण आप अलाउद्दीन खिलजी में तलाशते हैं, यहाँ एमबीटी में उसके कारण तलाशते हैं। आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1/2 भाग लिया था, यानी 50% जो कर लिया था, तो उसने मध्यस्थ वर्ग को अलग कर दिया था। मध्यस्थ वर्ग के सारे अधिकार छीन लिए थे, किसानों से और कोई कर नहीं लिया जाता था, सभी करों को समाप्त कर दिया था। उसने केवल भू राजस्व का 1/2 भाग लिया था, तो किसान को कोई आसानी नहीं हुई, क्योंकि किसान के ऊपर 1/3 भाग जो लिया जाता था उसका कर उत्पादन का, जो 1/3 भाग लिया जाता था, इसके साथ किसान को जमींदार के लिए, यानी जमींदार को किसान बहुत सारे कर देता था, जैसे चरी कर है, घरी कर है, 500 बारी, खानसो बारी, हुकूक खूती, किस्मत खूती, इतने सारे कर लदे हुए थे। सारे कर अगर किसान के जोड़ लिए जाते तो 60% पे पहुंच जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सारे करों को समाप्त कर दिया, 1/2 भाग लिया, तो किसान को तो 85% हो रहा था, वो तो आसानी से जो है ना कर देने के लिए सक्षम था। यहाँ पर क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक जब आया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यस्थ वर्ग की भूमिका को स्वीकार कर लिया था, मध्यस्थ वर्ग के जो अधिकार वापस कर दिए थे, यानी उन करों को वापस कर दिया था। हुकूक खूती, किस्मत खूती, 500 बारी, खानसो बारी, घरी कर, चरी कर, इन सब
सब करों को वापस कर दिया था। और इन करों को वापस करने के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे आया और जब उसने 50% कर लगाया तो उसने गलती केवल इतनी सी कर दी कि पहले मध्यस्थ वर्ग के सभी अधिकारों को उसे छीनना था। उसने मध्यस्थ वर्गों के सभी अधिकारों को छीन के सीधे 50% कर लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में किसानों को उनके भी कर देना पड़ते थे और 50% इसके भी कर देना पड़ते थे। इसी कारण से जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, किसानों का विद्रोह हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती मानता हूं मैं, बाकी तो उसकी कोई गलती नहीं थी। तो इसने जो है ना 1326-27 ईस्वी में दुआ में कर वृद्धि कर दी, जो इसका योजना जो है ना फेल हो गई थी। अब इसके बाद इसने एक काम और किया था इसी समय। देखो इसी समय इसने क्या किया था कि यहाँ पे जो है ना किसानों को एडवांस पे किया था नगदी फसलों के लिए। अब जो आदमी खुद पैसा दे रहा है कि आप बीज खरीदो नगदी फसलों के लिए, तुम खेती उगाओ और जो खेती होगी तो उन कैश क्रॉप्स को हम खरीद लेंगे, उस नगदी फसल को राज्य खरीद लेगा और उसके बदले में तुम्हें आधा कर देना पड़ेगा कैश क्रॉप्स पे। तो कौन सी गलती थी, वो तो पैसा दे रहा था, ब्याज तो ले नहीं रहा था आपसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, किसानों को जो सोनधर बोलते हैं एडवांस पे को एडवांस पे किया। इसी समय इत्तेफाक से जो है ना गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़ गया और यहाँ पे अकाल पड़ गया तो फसल चौपट हो गई और किसानों को जो पैसा मिला था वो किसान खुद डकार गए, नहीं खा गए, अपनी जीविका चला ली। और उसके जो किसानों को जो पैसे दिए गए थे, तो जब इसने अधिकारियों को आदेश दिया कि कर की वसूली की जाए, अधिकारियों ने जब दंडित किया किसानों को तो किसानों ने विद्रोह कर दिया और कर वसूली जो है ना नहीं हो सकी। तो ये उसके कारण थे, पहली योजना के फेल होने के ये कारण थे। अगर हम दूसरी बात करते हैं राजधानी परिवर्तन की, तो 1326-27 में इसने जो है ना राजधानी परिवर्तन की थी। तो आप खुद देखो दिल्ली में राजधानी है तो गयासुद्दीन तुगलक के समय या इसके पहले मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसमें 3 विचार दिए जाते हैं। एक विचार ये दिया जाता है कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो है ना ये दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया। दौलताबाद देवगिरी का नाम है, तो यहाँ से दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया जिससे मंगोल आक्रमणों से बचा जा सके। और तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी समझदार सुल्तान जो है ना अपने दिल्ली को खुला छोड़ के मंगोलों के लिए कैसे जा सकता है। तो ये विचार जो है ना फेल हो गया। दूसरा विचार ये था कि इसका साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया था और दिल्ली एक उत्तर की तरफ पड़ती थी और दक्षिण में भी उसका साम्राज्य का प्रत्यक्ष विस्तार हुआ था। तो इस कारण से जो है ना बीच में राजधानी रखना चाहता था ये, जिससे दोनों क्षेत्रों को देखा जा सके, दोनों क्षेत्रों को हैंडल किया जा सके। तो ये विचार भी बहुत उचित लगता है, यही विचार ठीक था, शायद उसका विचार ये हो। तीसरा विचार और ब्लंडर टाइप का है, उसमें कहा गया था कि जब ये अपने गार्डन में घूम रहा था तो किसी व्यक्ति ने जो है ना एक कागज पे जो है ना गालियां लिख के इसको एक पत्थर में लपेट के फेंक दी और जब उसने उसको पढ़ा तो इसको गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। तो ये दिल्ली की जनता को पनिश्ड करना चाहता था, इसलिए इसने राजधानी परिवर्तन कर दी और दिल्ली की जनता सभी अमीरों से कहा सभी जो है दौलताबाद चलेंगे और दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। यहाँ तक कि विद्वानों ने इतना तक लिख दिया कि दिल्ली में जो है ना एक भी व्यक्ति नहीं रहा, दिल्ली पूरी खाली हो गई। दिल्ली में केवल कुत्ते और बिल्लियां घूमते थे, सारे आदमियों को जो है ना दिल्ली दौलताबाद जाना पड़ा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। और उन्होंने कहा कि जब उसने अपनी सेना को भेजा कि दिल्ली में देख के आओ, पूरी दिल्ली में ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसने मेरे आदेश का पालन ना किया हो। तो 2 आदमी मिले वहाँ पे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। वो दोनों को पकड़ के ले आया कि साहब बाकी तो कोई नहीं है, कुत्ता बिल्लियाँ घूम रहे, ये 2 आदमी मिले हैंगे तो ये आपके आदेश का पालन नहीं किए। तो लंगड़े की टांग बांधी उसने अपने घोड़ों से बंधवाई और उसके हाथ बंधवाए और वहीं दौलताबाद तक खचोड़ता ले गया। तो अकेले लंगड़े की वहाँ तक टांग ही पहुँच पाई थी। ऐसा फिर कहानी कही गई। तो आप समझ सकते हैं ये तो केवल ऐतिहासिक चीज़ें नहीं है, ऐतिहासिक सच नहीं है, केवल कहानियां हैं। इस हिसाब से अगर दूसरा राजधानी परिवर्तन के जो वास्तविक थे, राजधानी परिवर्तन उसका जो है ना राजधानी परिवर्तन उद्देश्य यही रहा होगा कि उसके साम्राज्य का विस्तार बहुत हो गया था, वो मध्य से जो है ना सभी क्षेत्रों को कमांड करना चाहता था, ये उद्देश्य उसका उचित है। लेकिन बाद में फिर इसे राजधानी बदलना पड़ी, मतलब 34-35 के आसपास जो है ना इसने राजधानी फिर दिल्ली कर ली। तो दिल्ली फिर क्यों कर ली, एक्चुअली में क्या है कि उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर भारत की भाषा और दक्षिण भारत की भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर भारत का क्लाइमेट और दक्षिण भारत के क्लाइमेट में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो क्लाइमेट था, अमीरों को जो है ना क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और खुद मोहम्मद बिन तुगलक को वहाँ की जो दक्षिण की जो कल्चर है क्लाइमेट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इस हिसाब से देखा जाए तो उसे एबनॉर्मल महसूस हुआ और उसने फिर से दिल्ली दौलताबाद से फिर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की। एक बार फिर से अमीरात दिल्ली आ गया और फिर दिल्ली से जो है ना वो शासन सत्ता करने लगा। यहाँ पर फिर हमको क्या मिला, आईनी से इस सिस्टम को, उस सिस्टम को क्या मिला, तो उस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि भले ही कुछ भी हो राजधानी परिवर्तन हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय थी
कि जो मुस्लिम संस्कृति का जो है दक्षिण भारत में राजधानी परिवर्तन से ही दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और इसी मुस्लिम संस्कृति के चलते हुए जो है ना वहाँ पे बहमनी जैसे साम्राज्य भर के सामने आ गए थे आगे। तो ये भी तो हो सकता है उसी की देन हो, ये भी तो कहीं ना कहीं ये फायदा हुआ हो, कहीं ना कहीं जो है ना दक्षिण की संस्कृति और उत्तर की संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ हो। जब तक वो रहे हो तब तक तो कल्चर का सम्मिश्रण हुआ हो। इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बाद उसका अगला चरण जो आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है 1329 से 30 के बीच में जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था है, तो सांकेतिक मुद्रा में उसने क्या किया था कि जो चांदी के सिक्के थे, चांदी का जो टंका था, चांदी के टंके के बदले जो है ना वो कांसे का सिक्का चलाया था। उसकी वैल्यू जो है ना वो चांदी के सिक्के की बराबर रखी थी। तो यहाँ पे जो है ना कुछ लोग कहते हैं कि पीतल का सिक्का चलाया था, कुछ लोग कहते हैं तांबे का सिक्का चलाया था, कांसे का संभवतः उसने सिक्का चलाया था है। तो ये सांकेतिक मुद्रा कोई पहला व्यक्ति नहीं था ये जिसने सांकेतिक मुद्रा, इस सांकेतिक मुद्रा को दोकानी कहा गया, दोगुनी कहा गया है। तो इस सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले भी सांकेतिक मुद्रा को चलाया गया था। एक तो चीन के शासक कुबलाई खां और कैखतू जो ईरान का शासक था उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, उन्हें कागज की मुद्रा चलाई थी। लेकिन इसकी गलती ये रही कि इसने सांकेतिक मुद्रा में कोई खास मार्का नहीं रखा था कि जिसका कोई कॉपी ना कर सके। इस खास मार्का ना रखने के कारण जो है ना बाजार में सांकेतिक मुद्रा की भरमार हो गई, बाजार में सांकेतिक मुद्रा की भरमार हो गई। सांकेतिक मुद्रा के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है क्यों? क्योंकि इसने जो है ना एक नई मुद्रा का प्रचलन किया था, यानी जो एक्चुअल वैल्यू कुछ और रखती। सांकेतिक मुद्रा को फेल होने के कारण क्या रहे? सांकेतिक मुद्रा को फेल होने के कारण जो मूल रूप से रहे, देखो यहाँ पे क्या था कि व्यापारी वर्ग चांदी और सोने की मुद्रा छुपा के रखता था। चांदी और सोने की मुद्रा वो देना नहीं चाहता था। और जो है ना जो ट्रेड हो रहा था मार्केट में, व्यक्ति कांसे की मुद्रा देना चाहता था और सामान लेना चाहता था, और व्यापारी वर्ग जब खुद का व्यापार करता था तो वो कांसे की देना चाहता था और वो जो है ना सामान लेना चाहता था। ये जो लेन देन रहा है मतलब पब्लिक का और ट्रेडर का जो लेन देन रहा है, इस लेन देन में काफ़ी असमंजस था। इस लेन देन में काफ़ी मतलब एक तरह से अविश्वास की भावना थी। इस अविश्वास की भावना के कारण मार्केट में अविश्वास की भावना हो गई मुद्रा के प्रति। इसी अविश्वास की भावना ने उसको जो है ना असफल कर दिया। और दूसरा, इसने कोई खास मानक नहीं रखे थे उसने, जबकि देखो जो कागजी मुद्रा चलाई गई थी उसमें विशेष प्रकार की इंक का प्रयोग किया गया था जो इंक हर जगह नहीं मिलती थी। इसलिए कैखतू खां की मुद्रा और कुबलाई खां की मुद्राएं सफल हो गई सांकेतिक, और इसकी मुद्रा फेल हो गई। यहाँ पे तो कुछ विद्वानों ने ये कह दिया कि हर हिंदू के घर में टकसालें हो गई। हर हिंदू के घर में अगर टकसालें हो गई तो मुस्लिमों को घर में टकसालें नहीं हुई। एक्चुअली जो समकालीन इतिहासकार हैं वो समकालीन इतिहासकार एक प्रॉपर विचारधारा से प्रेरित थे। इस कारण से जो है ऐसा कहा गया। लेन देन की समस्या, इसकी अपनी जो समस्याएं थी, जो मानक की समस्या थी, इस मानक की समस्या के कारण जो है ना ये यहाँ पे जो है ना इसकी योजना फेल हो गई। यहाँ तक भी चल जाता, लेकिन इसके बाद इसने आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी मुद्रा है जो उसने चलाई थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, और जो भी यहाँ पे जो मुद्रा आई है, मतलब जो कहते अनवैलिड मुद्रा बोलते जिसको, जो नकली मुद्रा जो आई है वो पूरी मुद्रा वापस की जाए और उसके बदले में जो है ना राज्य सोने या चांदी की मुद्राएं प्रदान करेगा। तो ऐसे में जो है ना लोग बोरा भर भर के जो है ना मुद्राएं सिक्के लेके पहुंच गए और उसके बदले में जो है ना राज्य ने सोने चांदी की सिक्का मुद्राएं प्रदान की और इस मुद्रा का प्रचलन को बंद कर दिया। तो एक समस्या और पैदा हो गई कि खजाना और खाली हो गया। अब खजाना खाली हो गया तो उसने तो ईमानदारी की बात की थी भाई। उसने तो कहा था कि ठीक है अब गलती हमारी हो गई है, प्रचलन में आ गई है, भैया मुद्रा वापस कर दो, उसके बदले में आपका जो पैसा है हम सोने चांदी के रूप में पैसा दे रहे हैं। तो खजाना खाली हो गया, एक नई समस्या पैदा हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसके बाद जो है ना खुरासान का अभियान था इसका। देखो खुरासान का अभियान कोई गलत अभियान नहीं था। अभी तक इसकी जो योजनाएं फेल हुई थी, इसकी योजनाएं इसके हो सकता है थोड़ा बहुत इसकी कमी रही हो, लेकिन समय और लोगों की समझ और लोगों के सहयोग इन सब से इसकी योजना फेल हुई। खुरासान के अभियान में देखते हैं, मतलब खुरासान में यानी ईरान में वहाँ पे एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। वहाँ पे जो ईरान पे जो राज्य था वो नेस्ता नाबूद हो गया, वहाँ पे कोई मजबूत राज्य नहीं था। तो ये चाहता था कि ईरान तक यानी खुरासान तक इसका जो है ना अपना वर्चस्व हो जाए। इस खुरासान तक वर्चस्व के लिए इसने 3,70,000 की एक नई सेना का गठन किया। उस सेना को 1 साल का एडवांस पे किया
और सेना को बिल्कुल रेडी किए रहा। उस सेना को जाना था खुरासान अभियान पे, और खुरासान के क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में खुरासान में एक नई शक्ति उभर के सामने आ गई, और इसके बाद जो है ना वो वहाँ पे एक मजबूत सत्ता गड्डी पे बैठ गई, और आखिरकार उसको जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना त्यागना पड़ी, और उसने 3,70,000 सैनिकों को टर्मिनेट कर दिया। 1 साल का वो लोग वेतन ले गए, टर्मिनेट हो गए। वो जो सैनिक आए थे वो सैनिक इसी समाज से आए थे, जो इस समाज से वेतन आया, वो सैनिक आए थे जो वेतन ले लिए थे, वेतन का यूज कर लिया था। उनके दिल में विश्वास हो गया था कि हम अब सेना में हो गए, हमें नौकरी लग गई है कि आपकी तरह है। जैसे आप नौकरी को लालच होते, कल्पना करो 1 साल तुम्हें भारत सरकार अगर नौकरी दे दो, 1 साल बाद भगा दे, तुम्हारे दिल में कितनी तकलीफ होगी। कौन कौन से कोर्ट नहीं जाओगे तुम तो भगवान के कोर्ट तक पहुंच जाओगे कि भगवान जो का कर दो। 1 साल तक हमने पूरी वेतन उठाई, बाकायदा नौकरी देना ही नहीं थी। अब तो हमारी जो है ना आदत पड़ गई नौकरी की हैं, और ये हमें भगा क्यों दिया। तो आप समझ सकते, वही सैनिक जब अपनी समाज में वापस गए तो उन्हीं सैनिकों ने हो सकता है कि कहा होगा तो पगला है, सिर्री होते, ऐसे ही था, वैसे ही था। तो कितने 3,70,000 को एक कम्युनिटी में जाने दो, फिर ऐसी बातें कहने दो, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके खिलाफ जो है ना उल जलूल बातें तो फैलेंगी। यहाँ के बाद फिर इसके बाद जो है ना ये प्लान भी इसका कैंसिल हो गया। कराचिल अभियान आया। कराचिल अभियान पे इसने 10,000 सैनिक भेजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में। कराचिल अभियान भी इसका ठीक था। ये चीन के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करना चाहता था, हिंदुस्तान की यानी अपने सल्तनत की सीमा का चीन से निर्धारण करना चाहता था। तो कराचिल की पहाड़ियों पर जो है ना ये पहुंचे, तो वहाँ 10,000 की सेना भेजी। 10,000 की सेना अधिकतर मिट गई इसकी। कुछ ही सैनिक जो है ना शायद 8-10 सैनिक वापस आए, बाकी जो है ना उसका वो भी इसका प्लान कैंसिल हो गया। एक्चुअली वहाँ पे क्या था, पहाड़ों पे लड़ने में इनकी मैदानी सेना सक्षम नहीं थी, और ना परिपक्व थी, ना एक्सपर्ट थी। यहाँ पे पहाड़ों पर लड़ने के लिए 10,000 की सेना पहाड़ों पे अनट्रेंड सेना थी पहाड़ों के लिए। वहाँ पे उन लोगों ने पत्थरा अथरा पटक दिए, ऊपर से हमला कर दिया, इनकी सेना वैसे ही मर गई। तो ये भी उसका प्लान कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा विधान रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा विधान, उसकी गलतियों के साथ साथ उसकी बदकिस्मती को भी देखो। लोगों की मतलब उसकी सोच जो है बहुत आगे की थी, लेकिन वो युग बहुत पीछे का था। ऐसा भी तो सोच सकते हैं, बहुत आगे की सोच रखता था वो, लेकिन उस जमाने के लोग उसकी सोच को समझ नहीं पाए। अब इसके बात करते हैं, जैसे एक 1333 के आसपास जो है ना इब्न बतूता के अफ्रीकी यात्री था, वो दिल्ली की यात्रा पर आया था। इब्न बतूता को इसने जो है ना काजी के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद जो है ना उसके खिलाफ कोई अभियोग चला और उसे जेल में डाल दिया। लंबे समय तक वो जेल में रहा। फिर 1342 के आसपास उसे जेल से निकाल के जो है ना चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया, और चीन के साथ उसने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। इब्न बतूता ने जो है ना रहला नाम की, देखो प्रश्न कहाँ कहाँ से उभरते आपको समझने लगे होंगे। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, आप कमेंट करोगे तो मैं और विस्तार में और नजरिए बताऊंगा कि क्वेश्चन जैसे रहला है, रहला किसकी है, इब्न बतूता की है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यह एक अफ्रीकी यात्री था। किसके दरबार में रहा? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। किस पद पर रहा? काजी के पद पर रहा। फिर चीन राजदूत बना के भेजा गया। यही तो सब क्वेश्चन होते हैं। एक जैन संत जिन प्रभु सूरी थे, जिन प्रभु सूरी को इसने सम्मानित किया था, अपने दरबार में रखा था, और ये पहला सुल्तान था जो होली और दिवाली में जो है ना प्रत्यक्ष जो है भाग लेता था, होली दिवाली मनाता था। ये अब तक का सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों को भी मतलब अपनाया नहीं, हिंदू त्योहारों में जो है ना पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली के सूफी शेख शहाबुद्दीन को इसने दीवान ए मुस्तखराज, मतलब इसने जो सूफियाना था, जो सूफी संत थे, उन्हें भी अच्छे अच्छे पद, बड़े बड़े पद दिए थे। जैसे कि सूफी संत शेख शहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज के पद पर नियुक्त किया था। शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर बनाया था। यानी जो साधु संत थे उन्हें इन्होंने सम्मान दिया, अच्छे अच्छे पद प्रदान किए थे। शेख निज़ामुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये सुल्तान के विरोधी थे मात्र। बाकी मुझे लगता है कि सुल्तान का इनके अलावा चिराग ए दिल्ली का कोई सुल्तान का विरोधी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके समय में विद्रोही भी बहुत हुए। देखो बंगाल का विद्रोह हुआ, मालवा का विद्रोह, तमाम विद्रोह हुए हैं। इन विद्रोहों में हम देखते हैं कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसी के समय जो है ना वो अपने आप को स्वतंत्र करा के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1343 के आसपास जो है ना अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने आप को स्वतंत्र करा के बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1340 के आसपास जो है ना जो शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन ने बंगाल को स्वतंत्र करा लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं,
भले ही असफल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं की असफलता जो है आने वाले सुल्तानों के लिए एक पाठ पढ़ा के गई है, एक सीख दे के गई हैं। 1351 में ठट्टा के निकट जो है ना इसकी मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में हम मोहम्मद बिन तुगलक को समझते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं को समझते हैं, उसके कृतकारों को समझते हैं। कृषि विकास के लिए इसने काम किया था। कृषि विकास के लिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठता है, दीवाने कोही नामक एक अलग से विभाग की स्थापना करवाई थी जो कृषि डेवलपमेंट के लिए आता था। तो दीवाने कोही से भी कई बार क्वेश्चन उठ चुका है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही देन है। तो इस संदर्भ में हम इनको देखते हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।